तो विस्कोसिटी और स्टोक्स लॉ के बाद अब हम पढ़ेंगे पॉज़ई इक्वेशन। ठीक है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, ये फ्रेंच टर्म है और इसका प्रोनाउंसिएशन है पॉज़ई, पॉज़ई, पॉज़ई इक्वेशन। ठीक, तो पॉज़ई इक्वेशन क्या चीज़ है वो समझो। जैसे अगर मान लिया एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, तो एक बना लेते हैं। मान लिया इस तरह की सिचुएशन है और ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है। इस तरह से एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो रेडियस आपको आर दी हुई है और इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसमें जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में लिक्विड फ्लो कर रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है। आइडियल नहीं कहेंगे, आइडियल इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अंदर विस्कोसिटी है। अगर नॉन विस्कस होगा तो क्या होगा वो सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं। ठीक, मान लिया एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लो कर रहा है और अगर ये आइडियल लिक्विड होता तो उसमें बर्नौली इक्वेशन लग रही होती, और बर्नौली इक्वेशन ये कहती है कि अगर ये ट्यूब हॉरिजॉन्टल है तो रो जी एच वाला टर्म दोनों क्रॉस सेक्शन पे सेम होगा, दोनों तरफ एरिया सेम है तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो दोनों पॉइंट से प्रेशर भी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्रेशर अगर P होता तो यहाँ पे भी प्रेशर क्या होता, P होता। यहाँ पे अगर वेलोसिटी V है तो यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या होगी, V। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि जब तक पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा तब तक वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, और दूसरी बात कि ये पाइप जो है वो हॉरिजॉन्टल है तो H जो ग्राउंड से H की जो हाइट है वो सेम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म सेम होगा। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये लिक्विड जो फ्लो कर रहा है अगर वो आइडियल लिक्विड होता, आइडियल का मतलब आइडियल का मतलब इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस होता, तो दोनों क्रॉस सेक्शन पे जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो सेम होती। आइडियल लिक्विड को फ्लो कराने के लिए कोई प्रेशर ग्रेडियंट नहीं चाहिए अगर आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सेम है, हाइट जो है वो सेम है। लेकिन अगर ये लिक्विड अगर विस्कस हो तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होने से वेलोसिटी तो सेम हो जाएगी बट दोनों तरफ प्रेशर सेम नहीं होगा। ठीक है, अगर विस्कस लिक्विड को फ्लो कराना है तो कोई ना कोई आपको प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए, और विस्कस लिक्विड हमेशा फ्लो होता है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। तो यहाँ का प्रेशर जो होगा वो आपका होगा P1 और यहाँ जो होगा वो प्रेशर होगा P2। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जो लिक्विड है वो फ्लो करेगा अगर लिक्विड कैसा है, विस्कस। और पॉज़ली इक्वेशन जो है वो विस्कस लिक्विड के लिए है जिसके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा। तो अगर इसकी ट्यूब की लेंथ अगर हमने मान ली L है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमने मान लिया R है, यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर P2 है, और जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। तो पॉज़ली इक्वेशन पॉज़ई इक्वेशन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जो है उसका पॉज़ई है, पॉज़ई। ठीक, तो जो पॉज़ई इक्वेशन है वो आपको वॉल्यूम फ्लो रेट बताती है कि वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होगा पर सेकंड, कितना वॉल्यूम जो है वो फ्लो कर रहा होगा इस ट्यूब में से, dV/dt, वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होगा। तो वो होता है आपका प्रेशर डिफरेंस P1 - P2 अपॉन विस्कस रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी की वजह से नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, वो विस्कस रेजिस्टेंस। और इस इक्वेशन को गौर से देखो, ये इक्वेशन कुछ ओम्स लॉ जैसी है कि कितना करंट फ्लो करेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है। तो वैसी इक्वेशन है, ये ओम्स लॉ से काफ़ी मैच कर रही है। तो जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा वहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है कि कितने लिक्विड का वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो कर रहा है। तो वहाँ पे डिपेंड करता है ओम्स लॉ में, वो डिपेंड करता है इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पे। यहाँ पे डिपेंड करेगा प्रेशर डिफरेंस पे और अपॉन विस्कस रेजिस्टेंस। अब विस्कस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, तो ये जो विस्कस रेजिस्टेंस होता है वो होता है आपका 8 ईटा L अपॉन पाई R⁴ ये होता है विस्कस रेजिस्टेंस, 8 ईटा L अपॉन पाई R⁴ ये है विस्कस रेजिस्टेंस। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो क्या फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, तो यहाँ फाइनल इक्वेशन लिख रहे हैं वॉल्यूम फ्लो रेट, कई बार उसको dQ/dt भी कह देते हैं, वरना मैं इसको dV/dt ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, वॉल्यूम फ्लो रेट है ये। तो ये आपका बन जाएगा P1 - P2 अपॉन विस्कस रेजिस्टेंस, और विस्कस रेजिस्टेंस कितना 8 ईटा L अपॉन पाई R⁴, तो पाई R⁴ यहाँ आ जाएगा।
तो ये आपकी आ गई पॉज़ई इक्वेशन। अब इसमें एक जो चीज़ है ये कि P1 माइनस P2 अपॉन L, अगर इस पूरे टर्म को अगर हम एक साथ लिखें तो ये होता है प्रेशर ग्रेडियंट, कि P1 माइनस P2 का प्रेशर डिफरेंस है कितनी लेंथ के क्रॉस, L लेंथ के क्रॉस, तो इसका नाम होगा प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, P1 माइनस P2 अपॉन L। और ख़ास बात ये है कि विस्कस रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये याद रखना है कि एकदम किससे मैच करता है, ये ओम्स लॉ से मैच करता है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा अगर आपने इसको ओम्स लॉ से कनेक्ट किया, तो इस तरह से समझना। अगर मान लिया कोई न्यूमेरिकल इस तरह से आया कि इसमें 2 पाइप हैं और इस तरह से आपस में कनेक्टेड है, एक का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है और उसके बाद यहाँ से एक नैरो पाइप शुरू हो गया इस तरह से, और ये पूछ रहे हैं कि यहाँ का प्रेशर दे दिया P1, यहाँ का प्रेशर दे दिया P2, इसकी मान लिया लेंथ L1 है, इसकी मान लिया लेंथ L2 है, और इसका कुछ रेडियस मान लेते हैं, इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2। तो कई सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। विस्कोसिटी जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी ईटा है, तो ये पूछ सकते हैं कि पहले ये बताओ इसमें टोटल लिक्विड कितना फ्लो कर रहा है, ये पूछ सकते हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये जो जंक्शन है इसका प्रेशर कितना होगा, P डैश नाम रखें तो इसका कितना होगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं अगर इसके अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो, ठीक है। इस तरह से स्ट्रीमलाइन फ्लो ही है, इस तरह से लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है, इस तरह से, इस तरह से। तो कैसे करेंगे, तो इसको एकदम ओम्स लॉ से करो। मुझे बताओ अगर क्वेश्चन ये होता कि एक रेजिस्टेंस है R1 और यहाँ उससे सीरीज में एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट है R2 और यहाँ का पोटेंशियल है V1, यहाँ का पोटेंशियल है V2, तो बताओ इसमें नेट करंट कितनी फ्लो करेगी। तो नेट करंट आप क्या निकालते, नेट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन नेट रेजिस्टेंस, और सीरीज में नेट रेजिस्टेंस आपको पता है क्या होता है, R1 प्लस R2 हो जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इस मिड पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालते, V डैश, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि सीरीज में करंट सेम होती है, जो पहले रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रही होगी वही दूसरे रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगी। तो पहले रेजिस्टेंस में करंट कितनी फ्लो होगी, तो वो होगी V1 माइनस V डैश अपॉन R1, और दूसरे रेजिस्टेंस में करंट कितनी फ्लो होगी, V डैश माइनस V2 अपॉन R2। और सीरीज में करंट सेम होती है तो इन दोनों को हम बराबर करेंगे तो हमें इंटरमीडिएट जंक्शन वाले पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस हमें इसमें अपनानी है, बिल्कुल सेम प्रोसेस। हम क्या करेंगे, हम इस पूरे वायर का विस्कस रेजिस्टेंस निकालेंगे RV1, ठीक है। क्या फॉर्मूला बनेगा, RV1 क्या होगा, तो हो जाएगा 8 ईटा L1 अपॉन पाई R1 की पावर 4। और इसी तरह से इस वाले ट्यूब का विस्कस रेजिस्टेंस निकालेंगे RV2, और इन दोनों को जोड़ के RV1 और RV2 को सीरीज में जोड़ के RV1 प्लस RV2 जोड़ के RV नेट बन जाएगा। और RV नेट बन गया और आपको वॉल्यूम फ्लो रेट बताना है, dV/dt, वॉल्यूम फ्लो रेट पर सेकंड कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, वो d वॉल्यूम बाई dt। तो ये हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 अपॉन नेट विस्कस रेजिस्टेंस यानी RV नेट। तो सारी वैल्यू डालोगे और आपको यहाँ पे एक आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये ओम्स लॉ है तो नेट रेजिस्टेंस का वाला कंसेप्ट इसमें लगाया जा सकता है, तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चन जो हैं वो फ्लूइड मैकेनिक्स में कन्वर्ट करके और क्रिएट कर सकते हो, ठीक। लेकिन ये चलेगा कब, जब विस्कोसिटी होगी, ठीक है। अगर आइडियल लिक्विड है और आइडियल लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो पॉज़ई इक्वेशन काम नहीं आएगी, फिर तो आपकी बर्नौली इक्वेशन काम आएगी।